बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया। उसके पास ना कोई सहारा था, ना ही उसके पिताजी की कोई जमीन। वह एक छोटे से झोपड़ी में रहता था और वह झोपड़ी गांव में बाढ़ आने के कारण बह गई। गांव का जमींदार धनीराम बहुत दयालु था। उसने सुरेश पर तरस खाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए एक अलग से झोपड़ी दे दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब सुरेश बड़ा हो चुका था और आज भी वह जमींदार के यहाँ काम करता था। जमींदार भी उस पर बहुत भरोसा करता था। एक दिन सुरेश से कहता है, सुरेश बेटे, तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा आधा काम वह संभाल लेगी, तुम्हारा घर संभाल लेगी, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। और मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए, मेरे सामने तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं भी तुम्हारे लिए निश्चिंत हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, ऐसा क्यों कहते हो? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा है ही कौन यहाँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर अब तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका उपकार तो मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो सुरेश, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने कोई देख रखी है? नहीं सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही करिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हो। अच्छा भाई, ठीक है। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता मत करना, वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। धनीराम का एक बेटा भी था जो यह सारी बातें सुन लेता है और गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? रुको, ये कहाँ लेके आ गए तुम मुझे? ये रेस्टोरेंट जैसे। पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या जरूरत है सुरेश की शादी का खर्च उठाने की? ये मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आया है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। आपने क्या उसका ठेका ले रखा है क्या? जबान संभाल के बात करो राकेश। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है। यह मेरी संपत्ति है, मैं जो चाहे वह करूंगा। और तुम मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, वो फटीचर सुरेश नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाएं। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अपने और पराई की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब गोपाल ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो। दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राकेश धनीराम से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? वह मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तक तुम यही करते आए हो राकेश। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये सब गंदी आदत छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बाद ही होगा। मैंने आपसे रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी मैं करूं। आखिर ये सब पैसे मेरे ही तो है। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आप अपनी सलाह
अपने पास ही रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन दिन बदतमीज होते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं फुटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। ये धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरे नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर। भूल गया है? पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं है। नहीं सुरेश बेटे, तुम नहीं जानते, अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर राकेश बहुत गुस्से में होता है और सोचता है, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करने की पड़ेगी। सीमा, जल्दी से मुझे खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, खेत में जाना है, बहुत काम पड़ा है। सीमा सुरेश को खाना देती है। सुरेश खाना खाने के बाद खेत में काम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन तिजोरी में से 20,000 रुपए चोरी हो जाते हैं। धनीराम अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसे का कोई पता नहीं चलता। तभी राकेश वहां पर आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हुआ है? छोटे मालिक की तिजोरी से 20,000 रुपए चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो यह बात है। चोर और कौन होगा? सुरेश ही होगा। जरूर सुरेश ने ही पैसे निकाले हैं। यह तुम क्या कह रहे हो राकेश? मुझे सुरेश पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसे पर नजर है। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला दिन रात आपके आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था। तभी सुरेश वहां पर आ जाता है। क्या बात हो गई है मालिक? कुछ हुआ है क्या? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है तुमने और ऊपर से हिम्मत तो देखो इसकी। मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। ये लीजिए मालिक, सुरेश के पलंग के नीचे रखे थे। ये देखकर सुरेश को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से। देखा पिताजी आपने, मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे सुरेश ने लिए हैं, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। धनीराम को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। धनीराम एक शब्द भी नहीं बोलता। बोलिए ना, अब आप चुप क्यों खड़े हो? नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे। मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। अब और कहने को बचा ही क्या है? पिताजी, मैं तो कहता हूं इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। कुछ बोलिए मालिक, ऐसे चुप मत रहिए। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी चाहिए।
मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? जी वो सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ, वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और फिर दोनों चुप बैठ जाते हैं। सीमा और सुरेश लोगों की ताने की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन सुरेश के घर एक आदमी आता है और बोलता है, अरे सुरेश, सेठ प्रताप सिंह ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, चलो जल्दी से। सुरेश और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। सीमा में निकलता हूँ। लेकिन खाना तो खाकर जाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। उस सब बाद में सीमा, मैं दोपहर में जब भी वक्त मिलेगा खाना खाने आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। उन्होंने मुझे काम के लिए मना किया था, लेकिन अब बुला लिया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम अपना ख्याल रखना और खाना भी खा लेना, पता नहीं मुझे देर भी हो सकती है। ठीक है, आप जाइए, जैसे ही फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। सुरेश सेठ प्रताप सिंह के पास काम करने निकल पड़ता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद प्रताप सिंह उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देता है। यह लो भाई सुरेश, तुम्हारी आज की मजदूरी, कल से वक्त पर आ जाया करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता, मेरे घर की हालात बहुत खराब थी। अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी, कल आ जाऊंगा। सुरेश खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। इधर सेठ प्रताप सिंह धनीराम से मिलने जाता है। धनीराम, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, जैसा तुमने बोला था उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। तुमने कहा इसीलिए मेरी पत्नी मानी है, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना मुश्किल था। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा ये एहसान कभी भी भूलूंगा। एक दिन राकेश एक आदमी से बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, उस सेठ के यहाँ सुरेश को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे, सुरेश के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ सेठानी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही सुरेश के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ सुरेश को कैसे काम पर रखता है। उस सुरेश को मैं भूखे तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज ना बनाया तो मेरा भी नाम राकेश नहीं। यह सारी बातें धनीराम सुन लेता है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और सुरेश के लिए उसका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वह राकेश के कमरे में जाकर बोलता है, अच्छा तो यह बात है, तुम इतना गिर जाओगे यह ने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे सुरेश ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम ही इतना गिर गए कि खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस सुरेश पर डाल दिया।